Hello students, myself Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज की क्लास में मैं डी.लेड फर्स्ट ईयर से यूनिट 3 में डिस्कशन करेंगे। हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे संख्या के विभिन्न प्रत्यय में स्थानीय मान, फेस वैल्यू और ख़ासकर संख्याओं की संक्रियाएं, संख्या के विभिन्न प्रत्यय में हम लोग देख रहे थे। इसमें इस कड़ी में हम लोग ने जोड़ की समझ छात्रों में कैसे डेवलप किया जाए इसकी बारे चर्चा किया था और लास्ट समय में सब्सट्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग कैसे किया जाए इसकी भी समझ के लिए विचार दिया गया था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन की अंडरस्टैंडिंग कैसे की जाए और डिवीजन की अंडरस्टैंडिंग छात्रों में कैसे की जाए। तो देखते हैं कि गुणा का विकास, समझ का विकास, गुणा प्रक्रिया को, मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया को छात्रों में कैसे डेवलप किया जाए, उसका विकास छात्रों में कैसे किया जाए, इस बिंदु को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि गुणा का विकास। गुणा की संक्रिया का मतलब हम दी गई संख्याओं को निश्चित बार उसी में जोड़ दें। कोई भी संख्या दी गई उसको निश्चित क्रम में उतनी बार जोड़ दिया जाए। आम भाषा में समझें, गुणा शब्द का अर्थ यह भी होता है किसी वस्तु में काफ़ी वृद्धि। इसका मतलब 4 गुणा 3 का अर्थ हुआ 4 गुणा 3 का हम मतलब समझें किसी दी गई संख्या को जितनी बार दिया गया है उतनी बार ऐड कर देना। हम 4 में 3 का मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे। 4 को 3 बार ऐड कर दिया जाए। इसका मतलब गुणा सीखना शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि बच्चों को जोड़ की प्रक्रिया को समझते हों और जोड़ को लेकर कोई परेशानी महसूस न करते हों। इससे इसके प्रत्यय को समझने में आसानी होगी और सहज होगा, अर्थ समझ सकेंगे और गुणा की प्रक्रिया को प्रारंभ की जा सकती है। अतः अब हमें यह सोचना है कि बच्चों को गुणा से परिचित कैसे कराएं। गुणा की समझ विकसित करने के लिए जोड़ के समझ के अलावा बच्चों को बराबर की मात्रा में समूह बनाना, इन समूहों को जोड़ना आना चाहिए। इसके बाद ही गुणा के औपचारिक रूप में हम परिचय करा सकते हैं। गुणा को परिचय कराने के लिए हमें कुछ तथ्य जानने पड़ते हैं। वो तथ्य हैं गुणन तथ्य। पहाड़ी याद करना व उसका कंठस्थ होना, कंसेप्ट क्लियर होना, कितना गुणा का मतलब, इन तमाम बातों को जानने के लिए, इन तमाम प्रश्नों को समझने के लिए आमतौर पर बच्चे गुणा के तथ्य को याद कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को बराबर मात्रा के समूहों को जोड़ने की क्षमता हासिल करने से हमें मदद करनी चाहिए। शुरुआत में बच्चों से इसकी शुरुआती परिचय एक संक्रिया के तौर पर नहीं बल्कि ठोस चीज़ों के लिए साथ गतिविधि के रूप में होना चाहिए। इसका मतलब कि जो गुणा की प्रक्रिया है उसकी शुरुआती जो हम परिचय दें संक्रिया के तौर पे नहीं, इसका मल्टीप्लाई ऐसा नहीं, उसको ठोस वस्तुओं से गतिविधि के रूप में देना चाहिए। जैसे ठोस वस्तुओं का गतिविधि का मतलब, जैसे 3 वस्तुओं वाले 5 समूह को जोड़ा जाए। इसका मतलब 3 समूह का 3 समूह के वस्तु में 3 समूह है और 3 वस्तु हैं और हमें 5 बार जोड़ना है। इसका मतलब 1 2 3 4 कितना आया, 15 आया। इसी तथ्य को समझाएंगे 3 वस्तुओं के
वो 3 वस्तुओं को, चीज़ों को 5 समूहों में हम लोगों ने कर दिया, अलग अलग समूहों में ऐड कर दिया, यही है 15। इस प्रकार से हम इसके तथ्यों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और इस गतिविधियों के साथ साथ हम खेलों, कहानी, संख्या पट्टी, कार्डों और अन्य गतिविधियों द्वारा धीरे धीरे बराबर मात्राओं वाले समूहों को निश्चित अंतर देकर एक क्रम में गिनने लगते हैं। इसे छोड़कर गिनना अर्थात स्किप काउंटिंग करते हैं। ये भी काउंटिंग हुआ, लेकिन स्किप काउंटिंग का मतलब एक स्टेप के बाद स्किप कर देना। कुछ संख्या का निश्चित इंटरवल के बाद उस संख्या को हम फिर लेते हैं। जैसे 3 का मल्टीप्लाई 5 में, इसका मतलब हर 3 के बाद संख्या हम ले रहे हैं, 3 स्टेप स्किप कर रहे हैं, हर 3 संख्या को स्किप कर दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट तीसरी संख्या ले रहे हैं, फिर 3 संख्या स्किप कर दे रहे हैं। इस प्रकार से एक के बाद एक संख्या को हम स्किप काउंटिंग के रूप में भी जानते हैं। इस मल्टीप्लिकेशन की इस अवधारणा को हम स्किप काउंटिंग या छोड़ कर गिनना भी कहते हैं। बच्चों खेलों, कहानियों और अन्य गतिविधियों के जरिए छोड़ कर गिनने का अभ्यास कर सकते हैं। वे बच्चे खेल सकते हैं। इस खेल से बच्चों में एक गोल में सर्कल में बैठ जाते हैं, क्रम में गिनती बोलते हैं। हर बच्ची एक संख्या बोलती है। नियम है कि जिस बच्ची को किसी पूर्व संख्या का गुणज आता हो वह संख्या बोलने की बजाय बच जाती है। जैसे अगर निर्धारित कर दिया जाए संख्या 4 है, पहली बच्ची 3 बोलेगी तो दूसरी 2 कहेगी, अगली 3 कहेगी, 4 कहेंगे, 5, 6, 7 एंड सो ऑन वगैरह ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन अगली बार यदि कोई संख्या ली जाए, धीरे धीरे बच्चों को दिमाग में इन गैर हाजिरी संख्याओं का पैटर्न बनने लगता है। बराबर मात्रा में समूहों की गिनती तथा जो बची संख्याएं हैं उनकी गतिविधियों से एक पैटर्न बनाने में मदद मिलती है। इससे बच्चों को नियमित बराबर अंतर देकर गिनती करने की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। इसका मतलब किसी निश्चित समूह को हम इंटरवल के रूप में भी काउंटिंग बच्चे से करा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, कक्षा में बच्चों को 4 से 5 समूह बना लें। प्रत्येक समूह के प्रत्येक बच्चे को बारी बारी से एक बाल्टी में गेंद फेंकने के लिए कहें। हर बच्चे को 3 मौके मिलेंगे। यह कामयाबी अर्थात जितना 5 ग्रुप है 5 अंक मिलेगा, 5 अंक में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बच्चे स्वयं गणना करेंगे उनकी टोली के कितने अंक मिले। जितनी बार 3 मौके टीम को दिए गए और गेंद बाल्टी में फेंकना है, जितनी बार उन्होंने फेंक लेंगे उसको 5 अंक देंगे। तो उस प्रकार से इस खेल के माध्यम से इस गतिविधियों करा करके भी हम उनको गुणा की समझ को पैदा कर सकते हैं। बच्चों को इस तरह से ठोस वस्तुओं के जरिए गुणा से परिचित कराते समय उनसे लगातार बातचीत करते रहना चाहिए, वे क्या कर रहे हैं। इस तरह से उनसे समझ विकसित होगी कि गुणा करने का मतलब बारंबार जोड़ना होता है। गुणा का औपचारिक प्रतीक ऐसा होता है क्रॉस। तभी बताना चाहिए जब यह समझ जाएं कि गुणा होता क्या है। जब वे गुणा के प्रत्यय को खेल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से, पहेलियों के माध्यम से समझ जाएं, तभी उन्हें बताना चाहिए कि यही जो क्रिया आप कर रहे हैं ये औपचारिक रूप से गुणा की प्रक्रिया है, इसका ये सिंबल है। इस प्रकार से गुणनफल और गुणक जैसे औपचारिक शब्दों को बच्चों से परिचय कराकर थोड़ा आगे की बात बताते हैं और उनका विभिन्न व्यावसायिक उपयोग करके, विभिन्न व्यावसायिक उदाहरणों को समझा करके हम निरंतर गतिविधि कराते रहते हैं। इससे हमें उन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए जहां पर बच्चों का सामना गुणा से होता है। उन्हें बराबर समूह, दर, आयताकार समूह, पैमाना गुणक संख्या, कार्तिक गुणनफल के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है और इस प्रकार से गतिविधियों के रूप में भी गुणा की प्रक्रिया को हम बच्चे को समझाने का प्रयास करते हैं। गुणा की संक्रिया को भी गौर करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, उनको बताते हैं और देखने का अंडरस्टैंडिंग लेते हैं।
ये तमाम विधियां हैं, तमाम गतिविधियां हैं। एल्गोरिथम मेथड दिया गया तो नॉर्मल था, एल्गोरिथम मेथड्स है, इसको थोड़ा समझते हैं। एल्गोरिथम मेथड से गुणा को समझने से पहले हम समझते हैं कि उस संख्या के बारे में, उस वस्तु के बारे में बच्चों को स्थानीय मान का मतलब आना चाहिए। एल्गोरिथम समझने के लिए स्थानीय मान, गुणा का अर्थ, हासिल, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझना जरूरी है। इससे पहले बच्चे को स्थानीय मान, गुणा का मतलब, ये सब चर्चाएं हो चुकी हैं, बच्चा जान चुका है। यहाँ जोड़ के सापेक्ष बंटन नियम देखते हैं। सामान्य रूप से किन्हीं 3 संख्याओं को मान लेते हैं, ए बी सी हमने ले लिया। किन्हीं 2 संख्या को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरी संख्या से गुणा कर दिया। जैसे ये a प्लस बी मल्टीप्लाइड सी। अब क्या हुआ, ये जो ब्रैकेट है c एक साथ हो गया, इसका मतलब a का मल्टीप्लाई c में, और देन प्लस साइन है तो प्लस साइन के साथ b का मल्टीप्लाई c में। आइडिया आया? ये थोड़ा समझते हैं। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया, एल्गोरिथम मेथड बताया कि जैसे a प्लस बी 2 संख्याएं हैं। हमने कहा कि इसको सरल करने के लिए, इसको हल करने के लिए हमने ऐसा कर दिया, प्लस मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड सी कर दिया। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में कोई संख्या ले सकते हैं। जैसे हमने लिया 1 2 3 ले लिया। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई ट्राई करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई सी में, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब दोनों को ऐड करना है। 3 1 जा 3 और 2 1 जा 6, 3 2 3 जा 6, 6 3 9 मल्टीप्लाई, रिजल्ट आ गया। इससे भी समझते हैं। ए का मतलब 1, बी का मतलब बी। 2 1 3, 3 का मल्टीप्लाई सी में, 3 त्रिका 9। आइडिया आया? यही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम सब्ट्रैक्शन में भी लगाएंगे। जैसे ऐसे ए बी 2 संख्याएं हैं, इसका मतलब ए का मल्टीप्लाई सी माइनस साइन के साथ बी मल्टीप्लाई सी। आइडिया आया? इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल लेकर के इस प्रत्यय को हम समझ सकते हैं, लगा भी सकते हैं। ठीक, जैसे ये दिया गया, इस प्रत्यय से इसके सॉल्व किया गया। इसको आप जिस प्रकार से हमने समझाया, एक हम ट्राई करते हैं, एक आप ट्राई करेंगे। ठीक, देखिए हम ये वाला ट्राई करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड 30 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 9, इट मीन्स 30 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस साइन 7 मल्टीप्लाइड बाई 9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 30 मल्टीप्लाइड 9 का मतलब 9 3 जा 270 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 9 63। ऐड करेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट 3। ये आ जाएगा 13 कैरी 1 2 1 3 3 3 3। आया कि नहीं आया? इस प्रकार से आप किसी मैथ सब्ट्रैक्शन में भी वही है। 40 मल्टीप्लाइड बाई 9 360 आ गया, सब्ट्रैक्टेड बाई 27, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से आप लगाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से किसी भी मेथड को बच्चों को नियम को समझाने में मदद करें। ठोस वस्तुओं द्वारा छोटी संख्याओं को बंटन नियम का उदाहरण देकर प्रश्न दें और स्वयं नियम खोजें। 4-4 की गोलियां बनाएं, 4-4 की टोली बनाएं, थैली लगाएं। इस प्रकार से इस संख्या को भी बंटन नियम से सॉल्व कर दिया गया। इसको कर दिया गया 12 को लिख दिया गया 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। बंटन नियम में 12 को लिख दिया गया 10 प्लस 2, इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 सॉल्व कर दिया गया। इसको सॉल्व करने के लिए 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, समझ रहे हैं? और इस प्रकार से आप लगा सकते हैं 30 प्लस ये 10 3 जा 30
और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 30 + 6 36 रिजल्ट आ जाएगा। चलिए आप देखेंगे, खुद समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, इस प्रकार से इसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चों में डेवलप करने की बात हम करते हैं। आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और भाग की समझ, भाग के प्रत्यय, संख्याओं का प्रत्यय में भाग की समझ देखते हैं। डिवीजन की अंडरस्टैंडिंग कैसे करते हैं, खासकर डिवीजन की अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ लोग भाग को गणित की 4 बुनियादी संख्याओं में सबसे कठिन मानते हैं। कुछ लोगों की अवधारणा है कि जो डिवीजन है, गणित की चारों संक्रियाएं, ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, इसमें जो डिवीजन की प्रक्रिया है सबसे हार्ड और कठिन बताते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? व्यवहारिक रूप से जीवन के अन्य क्रियाओं की अपेक्षा भाग के मौके कम आते हैं। भाग के मौके कम आने का मतलब कि भाग का उतना उपयोग नहीं करते, इसलिए हमको कठिन लगता है। आप कक्षा 5 के बच्चों को 30 टॉफियों को देकर 3 बराबर भागों में बांटने के लिए कहेंगे तो अधिकांश बच्चे सही जवाब देंगे। कक्षा 5 के बच्चों को ये कहा दिया जाए कि 30 टॉफियां हैं और 3 ग्रुप में बांटना है, तो बच्चे 30 टॉफी लेंगे, 3 ग्रुप बनाएंगे, एक 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 ऐसे ऐसे देते देते फाइनली बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ग्रुप को 10 टॉफियाँ मिलेगी। किंतु लेकिन जब बच्चों से ये पूछ लिया जाए, उसी का उल्टा, कि जब बच्चों से ये पूछ लिया जाए 3 टॉफियों में से 3 टॉफियों बांटने पर बच्चों को टॉफियों को मिलेंगे, तो अधिकांश बच्चे चुप हो गए। मतलब ये पूछ लिया जाए कि 3 टॉफियां हैं, 30 टॉफियों को 3 टॉफियों बांटना है, तो कितने बच्चे को बांट देंगे? तो बच्चों ने क्या हो गया कि अधिकांश बच्चे निरुत्तर हो गए। हाँ, थोड़ा दिक्कत आ गई, क्या अंडरस्टैंडिंग आई है? कुछ नहीं, अब थोड़ा नज़रिया अलग हो गया। नज़रिया अलग हो जाने का मतलब ये है कि हमारे पास टॉफियाँ उतना ही है, हम एक बच्चे को 3 टॉफी, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप, 6 7 8 9 और 10 ग्रुप बनाए। इस प्रकार से आया। वस्तुतः भाग के इन्हीं दोनों स्थितियों से परिचित संदर्भों के समझ विकसित नहीं होने के कारण बच्चे इबारती प्रश्नों में आसानी से यह नहीं समझ पाते कि कब भाग देना है, किस संख्या को किस संख्या से भाग देना है। ये तथ्य, ये कंसेप्ट उनको क्लियर नहीं हो पाता। आप बच्चों के भाग के विभिन्न स्थितियों की समझ विकसित करने के लिए क्या करेंगे, कुछ बताएंगे? क्या कर सकते हैं? स्कूल के शिक्षक को यकीन है कि ठोस वस्तुओं से साथ आसान गतिविधियां कराने से बच्चों में भाग की समझ विकसित होगी। तो उदाहरण के तौर पे उनसे ये कहा दिया जाए कि 20 पंक्ति वाले बीजों को पंक्तियों कंकड़ों के 4-4 समूहों में रखवाएं, तो समूह की संख्या बताएं। बच्चों से पूछें कि 20 में से कितने 4 हैं, या 20 में से 4 को कितनी बार घटाया जा सकता है। ये समझें कि 20 में कितनी बार 4 है, या 20 को कितनी बार 4 में घटाया जा सकता है। 20 में से कितने 4 को घटाया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से 20 में 4 घटाएंगे, बच्चे बताएंगे पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, देन 5वीं बार। बच्चों ने बताया कि नहीं, ये 5 बार। अब इनको ये समझाएं कि अभी जब हमने देखा शून्य शेष पर चर्चा के बाद, शून्य शेष की चर्चा के बाद देखा कि भाग की समझ विकसित करने का प्रयास किया गया। 7 को 3 से भाग देने पर शेष क्या रहेगा। जैसे दैनिक जीवन में ठोस वस्तुओं को उदाहरण से समझकर पुख्ता किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मोहन को 9 टॉफियाँ खरीदी, 4 बच्चों को बराबर बांटता है, उसके पास कितनी टॉफियाँ बची। चलिए अब वही बात, 9 में से कितनी 4 घटाएं, कितनी बार 4 घटा सकते हैं। तो वही बात हम बच्चे बताएंगे 9 - 4
5 माइनस 4 1। इसका मतलब 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार बच्चा घटाए, एक बार उसके पास रिमाइंडर भी बचा, एक टॉफी उसके पास भी बचा हुआ है। बच्चों को ऐसे कई उदाहरण इस प्रकार से रखें, किंतु यह ध्यान रखें कि बच्चों के बीच भागफल शेषफल की चर्चा होनी रहनी चाहिए। उनसे बताएं कि इस जो बच रहा है ये शेषफल है, जितनी बार किया जा रहा है वो भागफल है, जिस नंबर से किया जा रहा है वो भाजक के रूप में है, जिस नंबर में फिर 20 में डिवाइड किया जा रहा है भाज्य है। यदि इंग्लिश में थोड़ा हम इसी बात को कंसेप्ट को देखते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि ये हो गया डिवाइडेंट, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया कोशेंट और ये हो गया रिमाइंडर। इस प्रकार से भी प्रत्यय को आप अलग कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और साथ ही साथ बच्चों को ऐसी समस्याओं बनाने के लिए कहा जा सकता है जिसमें शेष आते हों। धीरे धीरे सवालों को आने वाली संक्रियाओं को बड़ा किया जा सकता है। गतिविधियों समूह में अलग अलग संख्याओं पर तथा अलग अलग रूप से दोहराई जा सकती हैं जब तक इसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चों में न हो जाए। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे संख्याओं के प्रतीकात्मक रूप। संख्याओं की समझ तो हम लोगों ने देखा, संक्रियाओं का समझ देखा। कल इसी वीडियो में आगे देखेंगे कि संख्याओं के प्रतीकात्मक रूप क्या है, सब प्रतीकात्मक रूप में संख्या को कैसे अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उसकी समझ कैसे विकसित करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स।